बिग बीफी बैटरी का मतलब है कि अब आपको हर दिन अपना आईफोन चार्ज नहीं करना पड़ सकता। रेटिंग 9/10 वायरेट के मुताबिक शानदार। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। प्रदर्शन परफॉर्मेंस शानदार है। थर्मल मैनेजमेंट भी बढ़िया है। डिस्प्ले 120Hz के साथ बहुत चमकदार है। उत्कृष्ट और बहुमुखी ट्रिपल कैमरा सिस्टम है जो एक फ़ोन पर सबसे अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमताओं में से एक है। थका देने वाला। फ़ोन भारी और मोटे हैं। पहली नज़र में आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स अपने पुराने मॉडल के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड लगते हैं। उनका नया लुक बहुत शानदार है जो एल्यूमिनियम चेसिस और ग्लास के मेल को उजागर करता है। कैमरा प्लेटो, जैसा कि एप्पल इसे कहते हैं, कैमरा मॉड्यूल को लंबा करता है और इसे अधिक संतुलित स्वरूप देता है। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा, गूगल ने यह पहले किया था। स्पेसिफिकेशंस कागज पर क्रांतिकारी नहीं लग सकते हैं। एक बड़ी बैटरी, एक चमकदार स्क्रीन, बेहतर प्रदर्शन और एक नया टेलीफोटो जूम कैमरा। कोई एक ऐसी विशेष सुविधा नहीं है जो आपको वाह कहने पर मजबूर कर दे, लेकिन जब आप वास्तव में इन व्यक्तिगत सुधारों का अनुभव करते हैं तो वे अपने हिस्सों के योग से कहीं अधिक बन जाते हैं। कोई बड़ी एआई सुविधाएं जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी नहीं गई हैं, कई कारणों से। यह हर तरह से एक बेहतर आईफोन है। लेवल अप। कॉस्मिक ऑरेंज रंग मुझे आकर्षित कर रहा था, लेकिन अफसोस एप्पल ने मुझे सिल्वर आईफोन 17 प्रो मैक्स और डीप ब्लू आईफोन 17 प्रो दिए। मैं कई दिनों तक आईफोन एयर का उपयोग करने के बाद इन फ़ोन पर स्विच हुआ और मैंने उन्हें उठाते ही ओ माय गॉड कहा। वे आईफोन 16 प्रो मॉडल की तुलना में भारी हैं और पतले और हल्के एयर की तुलना में ईंटों जैसे लगते हैं। मुझे कैमरा प्लेटो पसंद है। ग्लास और एल्यूमिनियम का 2 टोन अलगाव इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक फ़ोन है, लेकिन जब कोई गैजेट शानदार दिखता और महसूस होता है तो उसका उपयोग करना और भी मज़ेदार हो जाता है, और मुझे लगता है कि एप्पल ने यहाँ अच्छा काम किया है। फ़ोन अब टेबल पर पहले जितना नहीं हिलता, तो ये भी एक अच्छी बात है। एप्पल ने इन मोटे फ़ोन को हल्का बनाने के लिए टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पर स्विच किया, लेकिन सामग्री में बदलाव से थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता भी बेहतर हुई है। गर्मी के फैलाव हीट डिसिपेशन के बारे में बात करना शायद बहुत आकर्षक ना लगे, लेकिन ये नए आईफोन्स में एक महत्वपूर्ण सुधार है। जब आप कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें बहुत ग्राफिक्स होते हैं तो प्रोसेसर काम करते समय आपका आईफोन बहुत गर्म होने लगता है। एक निश्चित बिंदु पर अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो प्रोसेसर खुद को धीमा कर देता है ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन इसका मतलब है कि आपका प्रदर्शन खराब हो जाता है, जिससे गेमप्ले में रुकावट और झटके आते हैं। आईफोन 17 प्रो मॉडल के साथ एप्पल आखिरकार गर्मी को फैलाने में मदद करने के लिए एक वाष्प कक्ष वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है। कई एंड्रॉयड फ़ोन लंबे समय से वाष्प कक्ष कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते रहे हैं, इसलिए ये तकनीक नई नहीं है। आईफोन में सचमुच पानी की एक बूंद होती है जो गर्मी को सोखकर वाष्प में बदल जाती है और इसे फ़ोन के पीछे फैला देती है, फिर ठंडा होने पर वापस पानी में बदल जाती है। इस सिस्टम के कई फ़ायदे होने चाहिए। समय के साथ बेहतर प्रदर्शन और एक ऐसा फ़ोन जो एक अजीब जगह पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। ये मेरे परीक्षणों में सच साबित हुआ। मैंने आईफोन पर अभी सबसे अधिक मांग वाले गेम्स में से एक असैसिन्स क्रीड मिराज खेला और प्रदर्शन पिछले साल आईफोन 16 प्रो पर खेलने की तुलना में काफ़ी सहज था। आईफोन 17 प्रो अभी भी गर्म हुआ, लेकिन गर्मी पूरे फ़ोन के पीछे फैल गई थी, इसलिए गेमिंग करते समय इसे पकड़ना उतना असहज नहीं लगा। मैंने ग्राफिकल सेटिंग्स को अधिकतम किया और प्रति सेकंड फ्रेम्स काफ़ी अधिक स्थिर थे और मुझे शायद ही कभी कोई रुकावट देखने को मिली। एप्पल के अधिक शक्तिशाली प्रो चिपसेट का भी इसमें बहुत योगदान है। ध्यान रखें कि प्रदर्शन आईफोन एयर के अंदर के प्रो से थोड़ा बेहतर है, जिसमें ग्राफिक्स कोर की कमी है। जब मैंने एयर पर मिराज खेला तो फ़ोन विशिष्ट क्षेत्रों में गर्म हो गया और इसे पकड़ना मज़ेदार नहीं था। लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान मुझे अधिक रुकावटें दिखीं, हालांकि गेम फिर भी खेलने लायक था। मैंने इसे A19 संचालित आईफोन 17 पर भी आजमाया, लेकिन यह अधिकतम ग्राफिक्स पर इतनी बार रुका कि मुझे इसे रोकना पड़ा। इन सब बातों का मतलब है कि आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन हैं। बेंचमार्क स्कोर ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। दूसरा बड़ा आकर्षण है बेहतर बैटरी। पिछले एक दशक में फ़ोन फोरम पर खोजें और आपको सैकड़ों पोस्ट मिलेंगे जिसमें पूछा गया है कि फ़ोन एक बड़ी बैटरी के लिए थोड़ा मोटा क्यों नहीं है। खैर, एप्पल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स मोटे हैं और एप्पल से अब तक के सबसे अधिक बैटरी लाइफ के दावे किए गए हैं। प्रो पर 33 घंटे का वीडियो प्लेबैक और प्रो मैक्स पर 39 घंटे का। वास्तविक दुनिया के परीक्षण में मुझे इनमें से किसी भी फ़ोन पर बैटरी लाइफ की चिंता नहीं हुई। मैं अभी प्रो मैक्स का उपयोग कर रहा हूं, जिसमें 5 घंटे से अधिक का स्क्रीन ऑन टाइम SOT है और अभी भी 55% चार्ज बाकी है। मैंने आईफोन 17 प्रो पर लगभग 7 घंटे का SOT हासिल किया और इसमें अभी भी 30% चार्ज बचा था। ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। - घंटों तक गेम खेलने से बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी - लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है कि अब आपको अपना आईफोन हर दिन चार्ज नहीं करना पड़ेगा, खासकर प्रो मैक्स के साथ।
बाकी हार्डवेयर भी उत्कृष्ट है। धूप की स्थिति में आसान देखने के लिए डिस्प्ले बहुत चमकदार हो जाते हैं। वे सही एडॉप्टर के साथ काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाते हैं और ये USB 3 डेटा ट्रांसफर गति के साथ एकमात्र आईफोन मॉडल बने हुए हैं। दोनों प्रो मॉडल आकार और बैटरी लाइफ के अलावा सुविधाओं और स्पेसिफिकेशंस में लगभग समान हैं। आईफोन 17 प्रो में 6.3 इंच की स्क्रीन है और आईफोन 17 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का पैनल है। बाद वाला पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त लाभ है, आप 2 टेराबाइट की आंतरिक स्टोरेज तक अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छा कैमरा। मैं ये कहने में सहज महसूस करता हूं कि आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स वर्तमान स्मार्टफोन कैमरा के राजा हैं, कम से कम अमेरिका में। मैंने उनकी तुलना शाओमी और हुआवे जैसे चीनी प्रतिस्पर्धियों के कई 1 इंच कैमरों से नहीं की है। मैंने गूगल पिक्सल 10 प्रो XL और सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge के साथ न्यूयॉर्क शहर में घूमा और विभिन्न वातावरणों में फोटो और वीडियो की तुलना की। आश्चर्यजनक रूप से इन सभी फोनों के परिणाम बहुत अलग नहीं हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब एक प्रतिस्पर्धी फोन आईफोन से बेहतर प्रदर्शन करता है, आमतौर पर पिक्सल 10 प्रो। लेकिन बड़े पैमाने पर मैंने पाया कि आईफोन की तस्वीरें अपने साथियों की तुलना में थोड़ी अधिक शार्प थीं। हालांकि इसने हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सबसे अच्छे तरीके से नहीं संभाला या स्किन टोन को पूरी तरह से नहीं पकड़ा। मुझे नया 4x ऑप्टिकल जूम कैमरा बहुत पसंद है और जब आप 8x जूम तक जाते हैं तो ऑप्टिकल जैसी गुणवत्ता मिलती है। ये हमेशा गूगल के टेलीफोटो कैमरे से बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है। नए आईफोन्स पर एक 8 MP की सेल्फी पहले से कहीं अधिक शार्प और प्रतिस्पर्धी हैं। हालांकि मैं अभी भी पिक्सल पर अपने स्किन टोन को पसंद करता हूं। कुछ कम रोशनी वाले दृश्यों में छाया थोड़ी ज्यादा ही उज्ज्वल हो गई है, जबकि पिक्सल 10 प्रो XL में बेहतर कंट्रास्ट था। इन आईफोन्स को अभी भी कम रोशनी में पोर्ट्रेट मोड में दिक्कत होती है, जो पिक्सल बिना किसी समस्या के संभाल लेता है। लेकिन इन आईफोन कैमरों को इतना उत्कृष्ट बनाने का एक बड़ा हिस्सा वीडियो प्रदर्शन है, जो अतुलनीय है। उनके पास प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन है, चाहे वो सामने या पीछे के कैमरों से हो। रिकॉर्डिंग के दौरान लेंस के बीच स्विच करना सहज और निर्बाध है और कम रोशनी में वीडियो की गुणवत्ता बहुत कम दानेदार होती है। गूगल अपनी क्लाउड प्रोसेसिंग वीडियो बूस्ट तकनीक के साथ करीब आने में सक्षम है, हमेशा नहीं, लेकिन आपको इसे सक्षम करना होगा और फिर अपने संसाधित फुटेज को प्राप्त करने के लिए क्लाउड का इंतजार करना होगा, जिसमें घंटों लग सकते हैं। उदाहरण के लिए ड्यूअल कैप्चर इन नए मॉडल पर एक नई सुविधा है। आप एक साथ सामने और पीछे के कैमरों से शूट कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आप पहले तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ कर सकते थे। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोन पर यह सुविधा वर्षों से दी है, लेकिन जब मैंने इसका परीक्षण किया तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड में गैलेक्सी S25 Edge का कम रोशनी वाला वीडियो फुटेज आईफोन 17 प्रो पर ड्यूअल कैप्चर के बगल में बहुत खराब लग रहा था। कभी कभी दूसरा होना भी फायदेमंद होता है। मैं 2-4 MP सेल्फी कैमरे, 18 MP तक बिंड के लिए वर्ग आकार स्क्वायर शेप्ड के कैमरा सेंसर को उजागर करना चाहता हूं। ये सभी नए आईफोन 17 मॉडल पर मानक है और ये आपको अपने आईफोन को पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में मजबूती से पकड़ने देता है, लेकिन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सेल्फी या वीडियो शूट करने देता है। ये बहुत ही शानदार है और मुझे उम्मीद है कि हर फोन निर्माता अगले साल इसे कॉपी करेगा। फोन को अजीब तरह से पकड़ने और गिराने का जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही है आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। आईफोन 15 और नए वाले किसी को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आईफोन 14 और आईफोन 13 के मालिक ठीक हो सकते हैं यदि उनका डिवाइस ठीक काम कर रहा है, लेकिन USB-C पर स्विच करने की गारंटी हो सकती है। बेहतर गर्मी प्रबंधन बेहतर प्रदर्शन देता है। बेहतर बैटरी लाइफ का मतलब कम चार्जिंग, आपके बैटरी स्वास्थ्य को अधिकतम करना है। और बेहतर कैमरे इसे स्मार्टफोन कैमरा रैंकिंग में शीर्ष पर रखते हैं। इसमें क्या पसंद नहीं है? और मुझे एक बार भी एप्पल इंटेलिजेंस नहीं कहना पड़ा।